तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर लैम्बडा एक्सप्रेशन के बारे में देखा था। लैम्बडा एक्सप्रेशन मींस आप ऐसा बोल सकते हो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी फ्रेम कर देखे थे इसमें, है ना, जिसमें मैंने आपको फंक्शनल इंटरफेस का इंपॉर्टेंस भी बताया था कि क्यों लैम्बडा एक्सप्रेशन फंक्शनल इंटरफेस के बेसिस पे क्या करता है, काम करता है, राइट। और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि हम ऐसा बोलते हैं कि जावा इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ बॉयलर स्प्लिट कोड, तो उस प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर आपका फंक्शनल इंटरफेस बोले तो आपका जो लैम्बडा एक्सप्रेशन जो फंक्शनल इंटरफेस की हेल्प से आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इफेक्टिव है, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसा कि आपको दिख रहा है, एक बार मैं थोड़ा सा ये लास्ट सेशन के एग्जांपल को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी फिर अपन आते हैं और उसमें नया एग्जांपल फ्रेम कर देखते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो एग्जांपल था लास्ट सेशन का, इसमें आपने करा क्या था, यहाँ पर आपने सिंपली एक मेथड क्रिएट करी थी, मतलब मेथड का सिर्फ आपने डेफिनेशन पार्ट दिया था, है ना, मतलब आपने सॉरी मेथड का सिर्फ डिक्लेरेशन दिया था, आपने डेफिनेशन पार्ट नहीं दिया था। यहाँ पर आपने लिखा क्या है, तो यहाँ पर आपने मेंशन किया है आपका इंट, इंट बोले तो आपका रिटर्न टाइप, कैलकुलेट मतलब आपके फंक्शन का नाम, और यहाँ पर आपने फिर क्या दे दिया है, इंट ए इंट बी, ये क्या है आपके पास में आपके आर्ग्यूमेंट्स, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि आपने यहाँ पे डेमो3 नाम की एक क्लास क्रिएट करी थी, जिसमें आपने यहाँ पे सिंपली यूजर से 2 नंबर्स गेट करे थे, और 2 नंबर गेट करने के बाद में फिर मुझे करना क्या था इसके ऊपर, तो मुझे इसके ऊपर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना था। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ये बॉयलर स्प्लिट कोड की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, सॉल्व करता है ना। तो आप खुद देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आपको ये फंक्शन दिख रहा है, मतलब ये जो आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन देकर रखा हुआ है, तो इसमें ए और बी की वैल्यू किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी। बट आप यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर A1 और B1 लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपने डेटा टाइप मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कंसिडर होगा कि ये दोनों किस टाइप के होंगे, आपके इंटीजर टाइप के ही कंसिडर होंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने ये भी रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है कि ये आपका फंक्शनल इंटरफेस है। आपने ये भी रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है कि ये क्या है, आपका फंक्शनल इंटरफेस है। फंक्शनल इंटरफेस होने की वजह से आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आपकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ सकती है, और एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ सकती है, तो लैम्बडा एक्सप्रेशन आपके वो सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड पर ही काम करेगा। तो वो ये आइडेंटिफाई कर लेगा, ये जज कर लेगा कि उस मेथड के अंदर इंट टाइप की अगर वेरिएबल्स है, तो मुझे यहाँ पर जो वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं उसको इंटीजर ही कंसिडर करना है, राइट। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो जैसा कि आपने इस फंक्शन के आगे यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप में आपने लिख के रखा है इंट, इंट सिंपली रिप्रेजेंट्स कि दिस फंक्शन सिंपली रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू। तो सिमिलरली जब आपको ये इंट लिखने से ये पता लग रहा है कि ये फंक्शन आपका इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उस केस में यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपने जो लिखा हुआ है उससे ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। क्लियर है क्या? फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब जैसा कि आपने देखा होगा कि आप मल्टीपल फंक्शंस बनाते हैं, राइट, कि जैसे आपको एडिशन के लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ा, सब्सट्रैक्शन के लिए बनाना पड़ा, मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाना पड़ा, डिवीजन के लिए बनाना पड़ा। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपने सिंपली सिर्फ एक ही फंक्शन को क्या करा है, डिक्लेयर किया है, और यहाँ पर उस एक फंक्शन के डिक्लेरेशन के ऊपर आपने क्या कर लिया, उसकी हेल्प से यहाँ पर आपने एडिशन भी परफॉर्म कर लिया है, यहाँ पर आपने सब्सट्रैक्शन भी परफॉर्म कर लिया है, यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है फोकसेस ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन रादर देन हाउ इट कैन बी डन। वो मेनली वो फोकस करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर उसने क्या देखा है कि यहाँ पर जो फंक्शन का डिक्लेरेशन है उसके बेसिस पे मुझे एडिशन करना है, तो मैंने क्या करा, मैंने उसमें यहाँ पर एडिशन का सिंबल दे दिया तो उसने एडिशन कर दिया, मैंने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का सिंबल दे दिया तो उसने सब्सट्रैक्शन कर दिया, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दे दिया तो उसने मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे दिया। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन देखते हैं एक एग्जांपल और, जिसमें आपका एक कंसर्न ये हो सकता है कि सर ये जो आपने लैम्बडा एक्सप्रेशन फ्रेम किया है, तो क्या इस लैम्बडा एक्सप्रेशन के अंदर अपन बस इतना ही लिख सकते हैं क्या, क्या इसकी बॉडी नहीं होती है क्या, क्या मैं इसके अंदर यूजर से वैल्यू गेट नहीं कर सकता हूँ क्या? तो आप ये सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब वो सब कुछ आप अगर कर सकते हो तो उसको करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, तो चलते अपन एक नया एग्जाम्पल फ्रेम करते। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने लिखा डेमो4, है ना, ये सारी चीजें अपन हटा देते हैं, स्क्रैच से अपन प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैंने लिखा प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन, ठीक है। लैम्बडा एक्सप्रेशन के वैसे अपन पहले एग्जांपल्स बना चुके हैं, है ना, ये अपन एक और एग्जांपल देख रहे हैं इसका। तो यहाँ पर फिर मैंने क्या करा है, तो सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है @ फंक्शनल इंटरफेस, राइट।
और @ फंक्शनल इंटरफेस के बारे में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है इंटरफेस, और इंटरफेस में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है शोवेबल। ठीक है, और शोवेबल के बारे में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिख दिया है वॉइड, और वॉइड में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो वॉइड में मैंने लिख दिया है कैलकुलेट। ठीक है, और कैलकुलेट के बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो सिर्फ मैंने वॉइड कैलकुलेट लिख कर छोड़ दिया, राइट। अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिखा है क्लास, क्लास में मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डेमो 4। डेमो 4 के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने सिंपली लिख लिया है, या इसके भी ऊपर अपन यहाँ पे लिख लेते हैं इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जावा डॉट यूटिल डॉट, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, स्कैनर, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग args। अपन यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो स्कैनर ऐसे इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। यहाँ पर आकर क्या बोल देंगे आप, तो यूजर से वैल्यू गेट करना है, तो वो तो अपन लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर गेट करेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है। इसमें अपन ने करा क्या है ना। अब इसमें आपने जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें सिंपली आपने एक क्लास को क्रिएट किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपने लिखा हुआ है, और आपने यहाँ पे यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए स्कैनर नाम की क्लास का क्या क्रिएट कर लिया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ आने के बाद में अपन सबसे पहले एक काम करते हैं, अपने यहाँ पे लिखते हैं क्या, शोवेबल। शोवेबल में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, obj इक्वल्स टू। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपने कैलकुलेट के अंदर क्या करके रखा हुआ है, कुछ लिया है क्या, नहीं लिया है। तो यहाँ पर भी आप कुछ पास करेंगे क्या, कुछ भी पास नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे, और एरो के बाद में अब आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अभी जो कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज करा है, अब इसके अंदर आकर अब आप क्या करेंगे, तो इसके अंदर आकर अब आप यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे एंटर 2 नंबर्स। यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, इंट ए इक्वल्स टू, आपने लिख दिया sc डॉट नेक्स्ट इंट, और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इंट बी इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब ये मैंने 2 नंबर तो गेट कर लिए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सिंपली सम, और सम में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने कर दिया है a प्लस बी। क्लियर है क्या यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करेंगे, तो मैंने लिखा एंटर 2 नंबर्स, ए और बी लिखा मैंने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने यहाँ पर सम लिखा। सम लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे प्लस करके मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, ए प्लस बी। अब मुझे इसे एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है ओबीजे डॉट, और अब मैं किसको कॉल कर लूंगा, यहाँ पे कैलकुलेट नाम के फंक्शन को कॉल कर लूंगा। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब देखते हैं अपन यहाँ पे जो भी हमने लिखा है वो सब कुछ सही लिखा है क्या, या देखते। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी को मैंने प्रेस किया। अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा जावा सी, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है डेमो4 डॉट जावा। मैंने इसे कंपाइल किया, ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। कंपाइल करने के बाद में मुझे इसको रन करने की रिक्वायरमेंट लगेगी। मैंने यहाँ पर एंटर किया। एंटर करने के बाद में एंटर 2 नंबर्स, आप देखेंगे आपको कितना मिल गया, सम 55। मतलब इससे एक चीज मुझे ये समझ में आई है कि यहाँ पर मैं अपने लैम्बडा एक्सप्रेशन के अंदर अगर कुछ डेफिनेशन भी देना चाहता हूँ, कुछ n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी अगर लिखना चाहता हूँ, तो मैं वो भी यहाँ पर लिख सकता। क्लियर क्या था, ये समझ में आया। अब लेकिन आपने ये जो चीज इंप्लीमेंट करी है, ये जो फंक्शनलिटी आपने इंप्लीमेंट करी है, तो अब इसमें क्या होता है कि जब आप फर्दर आगे प्रोग्रामिंग को इनहेंस करते हो, आगे बढ़ते हो आप, है ना, तो हो सकता है कि ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन आप फर्स्ट टाइम अगर यूज करते हो, है ना, फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहे हो, तो मे बी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिले, है ना। क्योंकि इनिशियली अगर देखा जाए तो अपना जो बैकग्राउंड रहता है ना, वो फंक्शन ओरिएंटेड रहता है कि आपने स्टार्टिंग से जो प्रोग्रामिंग में जब भी सीखी है ना, तो वहां से आप फंक्शन पर ज्यादा फोकस करते हैं, फंक्शन ज्यादा आप क्रिएट करते हुए आए हैं। लाइक अगर आप सी की बात करें, तो आप सबसे पहले स्टार्ट ही करते हो वॉइड मेन या इंट मेन से, है ना, और वहां पर भी आप ऐसा बोलते हो कि सी सिंपली प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जहां पर आप ऑलमोस्ट फंक्शंस पर ही काम करते हैं। कि अगर आपको एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी अगर फ्रेम करना होता है, तो आप जितना भी लिखते हो उसमें आधे से ज्यादा तो फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन। फिर उसके बाद आप प्रिंट एफ लिखते हो, तो वो भी एक फंक्शन ही होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन। अगर आपको कुछ यूजर से वैल्यू गेट करना है, तो भी आप स्कैनफ लिखते हो। आपको स्क्रीन को क्लियर करना है, तो CLR SCR लिखते हो, वो भी फंक्शन ही होता है। आपको अगर स्क्रीन को होल्ड करना है, तो आप गेट CH लिखते हो, तो वो भी एक फंक्शन ही होता है। मुश्किल से आपने 4-5 लाइन का कोड लिखा, उसमें से 3-4 तो आपकी लाइंस में फंक्शन ही है।
क्लियर है। अब यहाँ पर भी अगर जावा की बात करें तो जावा में भी इनिशियली अगर अपन देखें तो अपन यहाँ पे स्टार्टिंग ही करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन के बाद में फिर अगर आपको यूजर से वैल्यू गेट करना है तो उस केस में आप नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल लिखते हो, ये भी फंक्शन ही है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन या फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ना, तो ये भी क्या है आपका एक फंक्शन ही है। तो उस केस में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे फंक्शन फंक्शन चीजें थोड़ी सी ज्यादा इंप्लीमेंट हो रही है। तो उस केस में इस एक्सप्रेशन को ओवरकम करते हुए जावा 8 ने एक और नई फंक्शनलिटी आपको दी, एंड दैट फंक्शनलिटी इज नोन एज मेथड रेफरेंस, है ना, जिसका नाम क्या है यहाँ पर मेथड रेफरेंस। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप यहाँ पर आपकी इस स्पेसिफिक इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, इस इनकम्प्लीट मेथड को आप कंप्लीट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन। बट वहीं अगर अपन बात करें कि अगर आपको आपके इस स्पेसिफिक इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करना है तो मेथड रेफरेंस आपको एक ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा जिसमें आप इस इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करोगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। और यहाँ पर इस मेथड रेफरेंस के कंसेप्ट को आप कैटेगराइज करते हो तीन टाइप से, है ना, रेफरेंस टू स्टैटिक मेथड, रेफरेंस टू इंस्टेंस मेथड और रेफरेंस टू कंस्ट्रक्टर। क्लियर है क्या? अब क्या और कैसे, है ना, इसका एग्जांपल कैसे बनेगा तो वो अपन यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर डेमो 5, ठीक है। अभी अब आपने ये जो लैम्बडा एक्सप्रेशन का कंसेप्ट देखा है, ये कंसेप्ट किसका था, जावा 8 का, देख रहे हो, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ मेथड रेफरेंस, है ना, ये भी कंसेप्ट किसका है, आपके जावा 8 का ही है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर मेथड रेफरेंस के केस में आप क्या बोलोगे, okay, here we are completing our incomplete method with the help of function, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप कंप्लीट करोगे, क्या कंप्लीट करोगे, इनकम्प्लीट मेथड को, है ना, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, राइट। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो, मेथड रेफरेंस कैन बी कैटेगराइज्ड एज, आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पर क्या आता है, रेफरेंस टू स्टैटिक मेथड, reference to instance method और reference to constructor। ये यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, है ना, कैसे कैसे को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख के रखा हुआ है, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट ही लिख के रखा हुआ है, ठीक है। अब कैलकुलेट लिखने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कर दिया डेमो 5। अपन आ जाते हैं अब यहाँ पर, अब यहाँ आकर अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अब ध्यान से देखना, ये जो दे के रखा हुआ है इसको तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ, काम आएगा, और इसको यहाँ से अपन हटा देते हैं। हमें यहाँ पर आया, अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, तो मैंने बोला इंस्टांस मेथड वाली फंक्शनलिटी बोली मैंने, है ना। सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको ये इंस्टांस मेथड, रेफरेंस टू इंस्टांस मेथड। अब इंस्टांस मेथड की अगर अपन बात करें तो ये तो आपको भी पता है कि इंस्टांस मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इंस्टांस वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, इंस्टांस मेथड मतलब ऑब्जेक्ट के लिए मेथड, है ना। तो अब उस केस में अब आप क्या करेंगे, इंस्टांस मेथड को अगर आपको एक्सेस करना है तो यू नीड टू क्रिएट क्लास ऑब्जेक्ट। तो आपने यहाँ पे क्या किया, तो आपने यहाँ पे एक मेथड बना दी void, और आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, रिजल्ट, और void रिजल्ट नाम की आपने आपने void रिजल्ट नाम का एक फंक्शन बना दिया यहाँ पर, और उसके अंदर आपने क्या कर दिया, ये सारी चीजें यहाँ पर रख दी। आपने लिख दिया एंटर टू नंबर्स, ए और बी की वैल्यू गेट करी है, और आपने यहाँ पर सम को प्रिंट आउट करवा दिया। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें अपन अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा क्या, अपना न्यू, और न्यू के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, डेमो 5, और डेमो 5 के बाद में अपन क्या करेंगे, कॉलन कॉलन, और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, रिजल्ट। क्लियर है। मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन करने की क्या करी है, यहाँ पर कोशिश करी है, राइट। तो देखते हैं मैंने यहाँ पर कि क्या है, सही है क्या, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा है डेमो 5,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एचसी पे गड़बड़ दे रहा है। अब एचसी पे क्यों गड़बड़ दे रहा है, क्योंकि मैंने जो स्कैनर लिखा था वो मैंने नीचे लिखा था। अब ये आपको पता है कि अगर फंक्शन के अंदर अगर आप उस चीज़ों को डिफाइन करते हो तो उसका स्कोप लोकली होता है ना, वो उस फंक्शन तक ही उसका स्कोप होता है। तो यहाँ पर भी आपने जो स्कैनर को बनाया था उसका स्कोप सिर्फ मेन फंक्शन ही था। आपको यूजर से जो वैल्यू गेट करना है वो रिजल्ट में गेट करना है, तो यू नीड टू डिफाइन स्कैनर ऑब्जेक्ट इन रिजल्ट फंक्शन, है ना। आपको स्कैनर ऑब्जेक्ट को कहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, स्कैनर फंक्शन में, सॉरी रिजल्ट फंक्शन में डिफाइन करना पड़ेगा। आपने इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करने के बाद मैंने इसे कंपाइल करने की कोशिश करी, ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। कंपाइल होने के बाद में अगर मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखेंगे ये मुझसे पूछेगा एंटर 2 नंबर्स, और मैंने 2 नंबर एंटर करे और यहाँ पर क्या हो गया, मुझे सम मिल गया। तो इसका मतलब क्या कि अभी आपने इसके पहले वाले एग्जांपल में एक्सप्रेशन का यूज किया था, लेकिन अब यहाँ पर आप फंक्शन का यूज कर रहे हो। और वो भी कैसे कर रहे हो कि यहाँ पर आपने लिखा था लैम्बडा एक्सप्रेशन, ठीक है, कि जहाँ पे लैम्बडा एक्सप्रेशन इंटरनली आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा था जिससे आपने उस फंक्शन को कॉल किया था। लैम्बडा एक्सप्रेशन उस इनकम्प्लीट फंक्शन को कंप्लीट कर रहा था। यहाँ पर अब आपने क्या मेंशन कर दिया, आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया है न्यू डेमो 5। न्यू डेमो 5 ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर आपको नीड है किसकी, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, और जिस भी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है तो ये अंडरस्टूड है कि ये रिजल्ट नाम के मेथड उस क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेसिबल हो जाएगा। तो उधर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इधर आपने रिजल्ट नाम के मेथड का क्या दिया है, रेफरेंस दिया है, ये बोल के कि यहाँ पर आपको जो आपकी इनकम्प्लीट मेथड है उसको कंप्लीट करना है ना, किससे, आपकी इस स्पेसिफिक मेथड से, इस स्पेसिफिक फंक्शन से। क्लियर है क्या? ये चीज आप किस में लिख रहे थे, ये चीज आप एक्सप्रेशन में लिख रहे थे ना। आपने क्या किया था वहां पर, आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा था ना, उस एक्सप्रेशन के अंदर आपने ये सारी चीजें लिखी थी वहां पर। अब आपने यहाँ पर क्या किया है, अब आपने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया है, और अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब यहाँ पर आप फंक्शन की हेल्प से उस इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करने की आप कोशिश कर रहे हो। तो आपने यहाँ पे क्या करा है, आपने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर आप लिखेंगे न्यू डेमो, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और जिस भी क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ना, तो आप उसी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर मेथड होगी। तो ये ऑब्जेक्ट जो जिस क्लास का बना है तो ये अंडरस्टूड है कि उसी के अंदर मेथड होगी, तो आप उस मेथड का क्या दे देंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे। तो जब यहाँ पर ओबीजे से कैलकुलेट नाम की मेथड की कॉलिंग होगी तो उस केस में यहाँ पे ये रिजल्ट नाम का फंक्शन जो होगा ये आपका यहाँ पर चल जाएगा। लेकिन अगर इसको अपन डेमो फाइल का इंप्लीमेंट करके वेरिएबल करके अगर अपन ये भी करते तो इससे भी हो जाता था, तो इसकी नीड तो पड़ी। क्या मतलब? ये वॉइड है कैलकुलेट के ऊपर फंक्शन अपना बना रखा है ना, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, उसको अपन इंप्लीमेंट करके यही उसकी डेफिनेशन दे देते नहीं, हैं, ये वो तो आपको बोल रहे अभी हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर अपन मैसेज चलाते तो भी चल जाता, तो फिर इतना कॉम्प्लेक्सिटी क्यों इंक्रीज करना, राइट। तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि जैसे अगर मैं बात करूँ कि एडिशन के प्रोग्राम की, है ना, कि आप नॉर्मली यूजर से 2 वैल्यू गेट करके आप वहाँ पर a प्लस बी लिख दोगे तो एडिशन हो जाता है। बट वही चीज आप फंक्शन से भी कर सकते हो ना, कि आपने वहां से एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से आपने फंक्शन को कॉल किया, और कॉल करने के बाद में उस फंक्शन के अंदर वैल्यू गेट करी और वहां पर आपने एडिशन किया, राइट। काम उससे भी हो रहा है, काम नॉर्मली भी हो रहा था, लेकिन फिर फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों लगी। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपके जो टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, तो उन कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर ये फंक्शंस, ये कंसेप्ट आपके एग्जिस्टेंस
अगर अपन उसको शोएबल में रखना चाहे तो क्या अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं क्या? अगर शोएबल में रखना चाहे और एक्सेस कर सकते हैं क्या, तो अपन देखते हैं यहाँ पर अपन आएंगे, यहाँ पर आकर मैंने करा है डेमो 6 के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर आकर, तो मैंने यहाँ पर लिखा है डेमो 6 के बाद में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को मैंने यहाँ से क्या किया है कट, और कट करने के बाद में मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर आकर इसे पेस्ट, और अगर मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा फिर डिफॉल्ट, आपको डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा। अब आपने ये ऐसा लिख तो दिया, लेकिन अब आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर अगर अपन देखें अपन लिखते हैं यहाँ पे शोवेबल, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है शोवेबल। अब देखते हैं यहाँ पर अब शोवेबल लिखा तो है ना, अब ये सही भी है या फिर नहीं, अपन ने सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो मैंने यहाँ पे लिखा है 6, मैंने करा एंटर, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, नॉन स्टैटिक मेथड रिजल्ट है ना, कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट, ठीक है। तो नहीं, डिफॉल्ट की जगह स्टैटिक तो हो जाएगा, लेकिन अब मुझे तो यहाँ पर डिफॉल्ट से ही अगर एक्सेस करना है तो अपन और क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक अगर आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ पे ये शोएबल जो आपने लिखा हुआ है ना, जैसे अगर आपने यहाँ पर ऐसा लिख दिया स्टैटिक, अब यहाँ पर आए आपने इसे कंपाइल करने की कोशिश करी तो ये तो कंपाइल हो जाएगा। अब यहाँ पर आए आपने 2 नंबर एंटर करे तो ये तो सम आ गया, ठीक है। डिफॉल्ट की केस में वही मैं बोल रहा था कि आप लिखोगे कैसे, क्योंकि आप इसका ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते हो, इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट आप बना नहीं सकते हो, क्लास को तो फिर भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते थे, लेकिन इंटरफेस का तो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो इसके अलावा अपन और कोई पॉसिबल केस निकाल सकते हैं क्या यहाँ पर, नहीं, इम्प्लीमेंट अगर आप करोगे तो फिर तो ऐसा हो जाएगा कि आपको उसका डेफिनेशन पार्ट ही देना पड़ जाएगा। हाँ हाँ, कैलकुलेट का भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं, हाँ इसका नहीं देना पड़ेगा ना फिर आपको। और अगर मैंने इसको ऐसा कुछ करें यहाँ पर, तो मैंने लिखा है न्यू, मैंने लिखा है यहाँ पर शोवेबल, और शोवेबल के बाद में मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा, और अब अगर मैंने यहाँ पर इसको सेव किया और अपन इसको रन करने की कोशिश करते हैं तो चलेगा क्या, ठीक है। देखो यहाँ पे ये गड़बड़ कर रहा है, क्या इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, ये भी गड़बड़ कर रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, मैंने इसको कट किया, अपन अब यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है सिंपली शोवेबल एस इक्वल्स टू, अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करी, अपन लिख सकते हैं ना इसे एनोनिमस क्लास तो बना ही सकते हैं ना अपन। जब मैंने न्यू शोएबल लिखा और न्यू शोएबल के बारे में मैंने एनोनिमस क्लास बनाई है, एनोनिमस क्लास अगर अपन बनाते हैं तो वो आपको क्या देगा, एक ऑब्जेक्ट देगा, और अगर अब मैं यहाँ पर उस एस से अगर इसको एक्सेस करूँ, क्योंकि अगर यही तरीका है कि अगर इससे एक्सेस हो गया तो हो गया, और इससे अगर एक्सेस नहीं हो पाया तो फिर आप सिर्फ स्टैटिक मेथड को ही उसके अंदर से एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज डिफॉल्ट मेथड उसमें से एक्सेसिबल नहीं होगी। तो इसके अलावा आप और करेंगे क्या, इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, डायरेक्ट इंटरफेस लिखने से वो चल नहीं रहा है, ठीक है। न्यू कीवर्ड आप इंटरफेस के साथ में लगा नहीं सकते हो, ठीक है। एनोनिमस क्लास से आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वही एक अकेला तरीका है कि अगर आप उसको उससे एक्सेस करना चाहो तो देखते हैं अपन यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, अपन यहाँ पर आए, ठीक है। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, एनोनिमस डेमो 6 वही इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड शोएबल, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसे क्या एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप स्टैटिक ही उसको बनाओगे, और स्टैटिक के केस में आप क्या करोगे, उसको एक्सेस करोगे। यहाँ तक क्लियर है क्या, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। सिमिलरली आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो कि अगर वही स्टैटिक मेथड अगर मैं फिर से बनाना चाहूँ, है ना, कि मैंने यहाँ पे से कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, और मैंने इस क्लास के अंदर क्या बना दी, स्टैटिक मेथड, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे कर दिया है वॉइड
डेमो रिजल्ट, ठीक है। या फिर अपन एक काम करते हैं, ठीक है, ये तो मैंने ऐसा लिखा, अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ आकर अपन एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर आकर इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, यहाँ पर आकर मैंने लिखा 1, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कितना 1, और अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो मैंने शोएबल की जगह क्या लिख दिया है, डेमो 6, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करी, मैंने इसे सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कंपाइल किया, ठीक है, सक्सेसफुली ये कंपाइल होगा, मैंने रन किया, ये लिखा, तो एक बार किसकी मेथड चली है आपकी, वो डिफॉल्ट आपके इंटरफेस के अंदर की चली है, ठीक है, और एक बार आपने यहाँ पर इस क्लास डेमो 6 के अंदर की मेथड को एक्सेस किया है, ये शोएबल की रिजल्ट चली है, और यहाँ पर ये डेमो 6 से डेमो 6 का रिजल्ट चला है। ये क्लियर है क्या सभी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन बात करें यहाँ पर मैंने और क्या किया, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिख दिया है डेमो 6, और डेमो 6 के बाद में अपन क्या करेंगे, तो डेमो 6 के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो डेमो 6 के बाद में मैंने यहाँ पर आकर सिंपली ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने ऐसा लिख दिया, अब मुझे उसको भी एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, यहाँ पर तो मैंने कर दिया यहाँ पर OBJ2, OBJ2 के बाद में अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो मैंने लिखा OBJ2, अपन यहाँ पर अब लिखेंगे क्या, तो अब यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्टर है, अब कंस्ट्रक्टर है तो इस डेमो 6 क्लास का है, तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे यहाँ पर न्यू, उसकी जगह आप क्या लिखोगे न्यू। देखते हैं अपन चलाकर, मैंने इसे सेव किया, अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने इसे कंपाइल करने की कोशिश किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। एक काम ये भी अपन कर लेते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर ना अपन एक स्टेटमेंट दे देते क्या कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर इंटरफेस, ठीक है, ऐसे कॉपी किया, अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने क्या मेंशन कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर कंस्ट्रक्टर, और फिर यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है नॉर्मल स्टैटिक मेथड, क्लियर है। अपन अब चलाते इसको, देखते कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने फिर से इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली ये कंपाइल होगा, मैंने इसे यहाँ पे रन किया, देखो सबसे पहले तो वो इंटरफेस वाली मेथड चली आपकी, आपने यहाँ पे 2 नंबर दे दिए, तो इंटरफेस का रिजल्ट आ गया, फिर उसके बाद में ये स्टैटिक मेथड चली, तो स्टैटिक मेथड में आपने 2 नंबर दिए, उसका रिजल्ट आ गया, और फिर आपके पास में कंस्ट्रक्टर चला, आपने 2 नंबर लिखे, तो आपको आपका आउटपुट मिल गया, क्लियर है क्या। आपने यहाँ पर करा क्या है, आप यहाँ पर उस स्पेसिफिक इनकम्प्लीट मेथड को, है ना, ये जो आपकी इनकम्प्लीट मेथड है ना, इस स्पेसिफिक इनकम्प्लीट मेथड को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, और ये कंप्लीट करने की कोशिश आप 3 तरीके से कर सकते हो, रेफरेंस टू स्टैटिक मेथड, रेफरेंस टू इंस्टेंस मेथड, और रेफरेंस टू कंस्ट्रक्टर। आपने कंस्ट्रक्टर से उसको कंप्लीट किया, आपने उसको इंस्टेंस मेथड के तौर पे कंप्लीट किया, और आपने उसको एज ए स्टैटिक मेथड के तौर पे भी कंप्लीट किया। ज़्यादा क्लियर है क्या, इसमें किसी को हाँ चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, आप शोएबल ओबीजे ऊपर लिख दो, ओबीजे इक्वल्स टू ओबीजे इक्वल्स टू ओबीजे इक्वल्स टू ऐसा कर दोगे तो भी चल जाएगा, है ना। मतलब आप यहाँ पर ऐसा लिख दो, और उसके बाद में आप ऐसा काम कर दो, है ना। तो आपने लिख दिया यहाँ पे शोएबल रिजल्ट ओबीजे कैलकुलेट, यहाँ पर आपने लिख दिया ओबीजे कैलकुलेट, और यहाँ पे भी आपने क्या लिख दिया ओबीजे डॉट कैलकुलेट, आपका इससे भी काम हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अब इसके अलावा ये तो मैंने आपको किसका कंसेप्ट बताया है, मेथड रेफरेंस का, ठीक है। अब मेथड रेफरेंस के बाद में आप क्या बोलेंगे, तो मेथड रेफरेंस के बाद में आपके पास में एक और एक कंसेप्ट आता है, एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज द कंसेप्ट इज ऑफ प्रेडिकेट,
है ना। अब ये जो प्रेडिकेट है ये छोटे मोटे कंसेप्ट में ही काम में आता है, यूनिट टेस्टिंग वगैरह में काम में आता है इंटरनली, है ना। इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पे ये यूज़ में नहीं आता है। आप इसका कोड या इसकी फंक्शनलिटी भी देखोगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत रेयर केस में यूज़ होगा, और इनिशियली यूनिट टेस्टिंग वगैरह जहाँ टेस्टिंग का ज़्यादा काम होगा, जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पर उस पर्पज़ के लिए इसको अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कैसे क्या उसका एग्जांपल होगा, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करी demo7 नाम से। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने लिखा प्रोग्राम ट्रेनिंग द कंसेप्ट ऑफ, और कंसेप्ट ऑफ में अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोग्राम ट्रेनिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रेडिकेट। क्लियर है। अब प्रेडिकेट के केस में आप क्या बोलोगे यहाँ पर, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, इट्स द कंसेप्ट ऑफ जावा 8 मेनली यूज्ड फॉर टेस्टिंग स्मॉल कोड बेस। ठीक है, मेनली यूज फॉर टेस्टिंग स्मॉल कोड बेस, है ना। मतलब जो छोटे कोड बेस होते हैं, यूनिट टेस्टिंग वगैरह जो आपको परफॉर्म करना है, तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, परफॉर्म करने का काम करोगे, ठीक है। फिर इसके अलावा आप और क्या बोल सकते हो, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसको अपन कंसिडर भी करते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शनल इंटरफेस, है ना, कि ये फंक्शनल इंटरफेस के अंडर में आता है, ठीक है। इसके जैसा एक और होता है, प्रेडिकेट हो गया, कंज्यूमर हो गया, है ना। बट कंज्यूमर वगैरह की अपने को इतनी ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट लगती नहीं है ना। बाकी अगर अपन बात करें तो प्रेडिकेट की भी अपने को इसलिए रिक्वायरमेंट लगती है क्योंकि ये आपको कुछ मेथड्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो मेथड्स ऑफ प्रेडिकेट। अब मेथड्स क्या होंगी इसकी यहाँ पर, तो मेथड्स की अगर अपन बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पर एंड नाम की एक मेथड होगी, ठीक है। यहाँ पर अपन बोल सकते हैं और नाम की एक मेथड होगी। फिर इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर टेस्ट नाम की एक मेथड होगी। तो इसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर और क्या बोल सकते हैं अपन, एंड हो गया, और हो गया, टेस्ट हो गया, नेगेट हो गया, और एक हो गया इज इक्वल। तो इसे क्या देकर रखी हुई है, आपको कुछ मेथड्स देकर रखी हुई है। तो अब अगर अपन बात करें कि अब ये मेथड्स को आप कैसे यूज करोगे, इसका सिंटेक्स क्या होता है, कहाँ क्या कैसे अपन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो समझते हैं अपन यहाँ पर। तो ध्यान से देखना, इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना। अपन यहाँ पर आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से क्या क्या कर दी है, हटा दी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ठीक है, अपने को इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। मैंने यहाँ पे क्या करा है, इम्पोर्ट, मैंने लिखा है यहाँ पे जावा डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यूटिल डॉट, मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन डॉट, मैंने लिखा है यहाँ पे प्रेडिकेट, जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन डॉट प्रेडिकेट। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा demo7, अपन यहाँ पर आ गए, ये सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया। और उसके बाद में अपन यहाँ पर आए और मैंने ये भी सब कुछ यहाँ से हटा दिया। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या। अब अगर अपन बात करें, अपन अब करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंटीजर, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे लेस देन, और फिर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है आई, मैं क्या लगाऊंगा, एरो, और फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, आई इज लेस देन 10। अभी आपने लिखा क्या है, तो ये सिंपली आपने जो लिखा है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर, है ना, ये जो आपने क्या लिखा है इंटीजर, तो ये इंटीजर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इंटीजर आपका टाइप को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, जेनेरिक टाइप को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। वो ये बता रहा है कि यहाँ पर ये जो आई होगा वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। दे रहे, यहाँ पर ये जो आपका इंटीजर है, ये कैपिटल आई वाला इंटीजर है, और ये कैपिटल आई वाला जो इंटीजर है, तो ये होती है आपकी क्लास, और इसको अपन बोलते हैं ब्रेपर क्लास, ब्रेपर क्लास, ठीक है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप को, है ना, आपके ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो आई है ना, ये भी क्या कंसिडर होगा, तो अब यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो आई होगा ये इंटीजर टाइप का होगा। फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो प्रिंट एलन में मैंने सिंपली लिखा है क्या, तो अपन सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं कौन सी मेथड, तो अपन देखते हैं यहाँ पर टेस्ट नाम की मेथड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा प्लस, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर लेस देन डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है टेस्ट, और टेस्ट के अंदर मैंने कितना लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 5।
और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्या 50। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मिलेगा क्या, तो यहाँ पर ये आपको ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देगा। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे कंपाइल किया, मैंने इसे रन किया, आप देखोगे आपको क्या मिला, ट्रू, और आपको कितना मिल गया, फॉल्स। वहीं अगर अपन बात करें, इसमें एक और मेथड होती है जो मैंने भी आपको बताई यहाँ पर, मैंने लिख दिया डॉट, और डॉट में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, तो डॉट में मैंने लिख दिया यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा, मैं इसको सेव करूंगा, सेव करके मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने इसे क्या किया, मैंने यहाँ पर इसे कंपाइल किया। अब देखो ये कुछ गड़बड़ दे रहा है यहाँ पर, अपन एक काम करते हैं, इसको अपन यहाँ से हटाते हैं, इसको कट करते हैं और अपन यहाँ पे लिखते हैं। इसको सेव किया, और यहाँ पर आए, मैंने इसे कंपाइल किया, कंपाइल करके मैं इसको रन करने की कोशिश करते, तो सक्सेसफुली रन हुआ। और आप देखेंगे जो रिजल्ट आपका फॉल्स आ रहा था, नेगेट ने उसको क्या कर दिया है, ट्रू कर दिया। ट्रू का फॉल्स कर देगा, फॉल्स का ट्रू कर देगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, ये मैंने आपको दो मेथड तो बता दी, एक नेगेट बता दिया और एक मैंने टेस्ट बता दिया। इसके अलावा, अब इसके अलावा अगर अपन देखना चाहें तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, लेस देन। ठीक है, और इसी के साथ में अपन एक और काम करते हैं, मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, ग्रेटर देन। ठीक है, और ग्रेटर देन में मैंने कितना कर दिया यहाँ पर, तो मैंने लिखा लेस देन 10 और मैंने लिख दिया है ग्रेटर देन 10। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया, ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे कि अब आपको जो नंबर होगा, है ना, वो आपने क्या कंडीशन डाली है कि जो आई होगा वो लेस देन 10 होना चाहिए, और आपने यहाँ पे क्या कंडीशन डाली है कि जो आई होगा वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ का मैंने क्या लिखा है, लेस देन, और लेस देन के बाद में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एंड। एंड के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एंड के बाद में लिखूंगा क्या, ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर टेस्ट। और टेस्ट में मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर 5। ऐसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ का अपन क्या लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है 50, और यहाँ पर मैंने कितना लिखा है 10। ठीक है, अपन ऐसा लिखा। अब अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करके अपन आते हैं यहाँ पर, रन करते हैं, तो देखो क्या मिलेगा आपको, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स। ठीक है, अब फॉल्स क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या लगाया था, एंड। एंड क्या बोलता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए ना। अगर मैं इसको और कर देता तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ आकर मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है और। पर आते हैं यहाँ पर, कंपाइल किया, आपको कितना मिल जाएगा, ट्रू, ट्रू और फॉल्स। ट्रू, ट्रू और फॉल्स क्यों मिला, तो आप देखो यहाँ पर आपने क्या बोला, और मतलब कि लेस देन डॉट और ग्रेटर देन, और 5 लिखा, तो 5 मतलब 5 छोटा है क्या 10 से, हाँ, आगे बढ़ गए। फिर आपने कितना लिखा, 50, 50 ग्रेटर देन 10 है क्या, हाँ, आप आगे बढ़ गए। तो उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या बोला है, 10, तो 10 की केस में आप क्या बोलोगे कि क्या 10 छोटा है क्या 10 से, नहीं, मतलब फॉल्स। और आपने यहाँ पे लिखा है क्या 10 बड़ा है क्या 10 से, नहीं, फॉल्स। तो उसकी वजह से उसने क्या दिया, उसमें फॉल्स। क्लियर है क्या यहाँ पर, समझ में आया? तो आगे चेक करके तो भी यही चलेगा ना, ग्रेटर देन आगे जाए, लेस देन तो ब्रैकेट में डाल दिया। हाँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, वैसे ही चलेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, अब फिर अगर बात करें इसके बाद में फिर क्या आता है, तो इसके बाद में फिर मैंने लिखा है यहाँ पे प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर str, और str में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो str में मैंने अब यहाँ पे लिखा है क्या, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं क्या, PREDICAT प्रेडिकेट डॉट इज इक्वल। अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है हेलो यूजर। इसमें इसको कोई दिक्कत है क्या, तो समझ में आया? ठीक है,
अभी अपन ने हेलो यूजर तो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तो अपन ये जो str देके रखा हुआ है तो मैंने लिखा है str डॉट, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर टेस्ट, और टेस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने टेस्ट के बाद में यहाँ पर लिख दिया है हेलो एंड्रयू। तो मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है हेलो यूजर। मैंने ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करी है, राइट। बनाते हैं यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया और यहाँ पर आते हैं, कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ और यहाँ पर आ गए। तो देखो आपको आखिर में क्या मिला वहाँ पे फॉल्स, और फिर क्या मिला है ट्रू। फॉल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने लिखा था हेलो एंड्रयू जो कि हेलो यूजर से नहीं मैच हुआ है, और आपने लिखा है हेलो यूजर जो कि हेलो यूजर से मैच हो गया। क्लियर है क्या, देख लो इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। स्ट्रिंग के अंदर और भी कोई फंक्शन है क्या इज इक्वल के अलावा? क्या प्रेडिकेट स्ट्रिंग str is equal to predicate not is equal इज इक्वल नहीं, यहाँ पे ये 5 मेथड ही है इसकी, is equal के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। 5 मेथड ही है इसकी प्रेडिकेट के अंदर। इसमें आप बोलेंगे एक होगा टेस्ट, एंड और नेगेट और इज इक्वल। is equal से स्ट्रिंग नहीं काम है, इंटीजर में यूज नहीं, उसको आप उसमें कैसे यूज करोगे, इंटीजर के केस में कैसे यूज करोगे, इंटीजर में तो आप डबल इक्वल लगा सकते हो ना ऑपरेटर, मतलब वो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए वो इज इक्वल है। आप अगर डायरेक्टली आप नंबर लिखोगे तो मे बी वो आपको एरर दे देगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो फिर इसके अलावा फिर अब आता है आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक। ये तो अपन ने क्या देखा था, जावा 8 के अंदर आप ऐसा बोल सकते हो कि इंटरफेस में आप डिफॉल्ट और स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो, जावा 9 में आप प्राइवेट मेथड का यूज़ कर सकते हो, है ना। फिर इसके अलावा आपने ये देखा कि जावा 8 के अंदर आप यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हो, जावा 8 के अंदर आप यहाँ पर मेथड रेफरेंस का यूज़ कर सकते हो, जावा 8 के अंदर आप यहाँ पर आपका प्रेडिकेट का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा फिर और क्या कंसेप्ट आते हैं, तो और कंसेप्ट में है तो वैसे बहुत सारे कंसेप्ट अभी, है ना। लाइक आप बोल सकते हो कि आपका फाइल हैंडलिंग बाकी है, थ्रेडिंग बाकी है ना। आपके पास में जो ऑब्जेक्ट क्लास होती है उसकी मेथड्स बाकी है, स्ट्रिंग बाकी है ना। बट उन्हीं के बीच में एक कंसेप्ट आता है, वो टॉपिक है आपका, वो कंसेप्ट है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ठीक है। जब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली होता क्या है, तो क्या समझते हैं आप एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग। तो एरर हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग सेम चीज़ें, अलग अलग है। होता क्या है ये एरर, होता क्या है एक्सेप्शन, क्या, हाँ एक रन टाइम एरर होता है और एक कंपाइल टाइम आता है। तो रन टाइम क्या आता है और कंपाइल टाइम क्या आता है, क्या एक्सेप्शन होता क्या है बेसिकली, रन टाइम एरर को एक्सेप्शन बोलते हैं। अच्छा, या फिर लॉजिकल ठीक है। तो अगर अपन बात करें एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो एक्सेप्शन है ना। एक्सेप्शन मतलब अपन बोलते हैं ना कि ये एक अलग ही है, जैसे एक आपका ग्रुप है, ग्रुप में अगर 10 मेंबर है, 10 मेंबर में से 9 फ्रेंड्स तो ठीक ठाक है, एक अलग ही रहता है ना। तो या तो आप उसके मजे लेते हो या वो आपको लीड करता है, राइट। तो मैं बोलता हूँ ये एक एक्सेप्शन केस ही है,
ठीक है। तो इन द सेम वे आप बोलेंगे क्या, तो आप ऐसा बोलेंगे कि एक्सेप्शंस आर दी रन टाइम एनोमलीज, है ना। एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस आपकी रन टाइम एनोमलीज है। रन टाइम एनोमलीज मतलब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन विच में अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जो कि कब अराइज होती है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद में आपने उसको लोकली टेस्ट किया, लोकल चल गया, ठीक है। आपको उससे जो भी कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करवानी थी अनदर मशीन से, आपने उससे कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करवाई, उस पर टेस्ट किया, वो भी चल गया। अब वो चलने के बाद में आपने उसको क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। अब डिप्लॉय कर दिया, डिप्लॉय करने के बाद में आपने टेस्ट किया, वो चल गया, राइट। आपने उसको लाइव कर दिया, लाइव करने के बाद में अब उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को n नंबर ऑफ पीपल्स, n नंबर ऑफ यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं, कहीं से भी एक्सेस कर रहे हैं। अब कहीं से भी एक्सेस कर रहे हैं, n नंबर ऑफ पीपल्स एक्सेस कर रहे हैं, तो एरर या फिर प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्यों चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको वहां पर अलग अलग टेस्ट केसेस देखने को मिलेंगे। कैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी एक एप्लीकेशन होगी जिसमें आप फाइल को या तो अपलोड करवाते होंगे या फिर फाइल को आप डाउनलोड करवाते होंगे। तो अब हो सकता है कि जहां पर आप फाइल को डाउनलोड करवा रहे हो, है ना, कि सामने वाले यूजर ने आपकी एप्लीकेशन से डील रिक्वेस्ट करी है कि वो फाइल को डाउनलोड करे और उसके पास में स्टोरेज ही ना हो सकता है फाइल ही ना हो सकता है फाइल करप्टेड हो सकता है आप अपलोड कर रहे हो तो बीच में नेटवर्क ब्रेक हो गया हो, ठीक है। हो सकता है कि आपकी प्रॉपर आइडेंटिटी वहां तक नहीं पहुंच रही हो। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब वहां पर अनएक्सपेक्टेडली क्या होंगी, अराइज होंगी। तो उस केस में उस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल करते हुए आगे बढ़ने की फंक्शनलिटी को ही क्या बोलते हैं अपन, एक्सेप्शन हैंडलिंग। समझ में आया। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, अब क्योंकि आपने भी देखा होगा ना ऐसा कि अब एंड्रॉइड फोन तो हर कोई यूज करता है, गूगल प्ले स्टोर, है ना, तो प्ले स्टोर भी हर कोई एक्सेस करता है। एप्लीकेशन जाके आप देखते हो, वहाँ पे आप उसको डाउनलोड करते हो, ठीक है। और आपने भी देखा होगा कि कभी व्हाट्सअप को आपने अगर डाउनलोड किया, राइट, अब डाउनलोड करने के बाद में कभी आपके अपडेट्स आते हैं वहाँ पर, है ना। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे व्हाट्सअप की वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पर आपको अपडेट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें नीचे एक ऑप्शन भी तो आता है बग फिक्सेस। या किसी भी एप्लीकेशन में, व्हाट्सएप के अलावा भी किसी भी एप्लीकेशन को आप देखोगे तो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बग फिक्सेस, है ना। मतलब क्या है कि ये बग इस वर्जन में क्या किए गए हैं, फिक्स किए गए। अब ऐसा क्यों, तब क्यों किए, पहले क्यों नहीं किए, जब आप उसको अपलोड कर रहे थे तभी फिक्स करके डालना चाहिए था ना। तो अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि वो बग उस टाइम पर आया ना हो, वो प्रॉब्लम, वो इशू उसको देखने को तब मिली ना हो, है ना। या हो सकता है वो उस टाइम पे एज अ मेजर इशू ना हो, है ना। तो वो कब होगा, जब वो प्रैक्टिकली डिप्लॉय हो जाएगा, एन नंबर ऑफ यूजर्स को एक्सेस करेंगे, तब जब प्रॉब्लम आएगी अनएक्सपेक्टेडली, तो फिर उस केस में उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, काम करते हैं। तब उस केस में अब अगर वो प्रॉब्लम आई है ना, और आप उसके आपकी एप्लीकेशन को चला रहे हो, तो वो प्रॉब्लम तब तक कंसिडरेबल होगी जब तक कि उसकी वजह से आपकी रिमेनिंग एप्लीकेशन रुके ना। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई आपका नया अपडेट आया, है ना, क्या इसमें ये बग को अपडेट किया है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है ना कि अब आप व्हाट्सअप यूज कर रहे हो और बग आ गया तो आपका व्हाट्सअप क्रैश हो गया, अब आपका व्हाट्सअप चल ही नहीं रहा है। अब कब चलेगा, जब व्हाट्सअप की कम्युनिटी, व्हाट्सअप के डेवलपर्स उसको सही कर देंगे, उसके बाद में ही वो सारी चीजें चलेंगी। ऐसा हुआ है क्या कभी, या पुराना वर्जन यूज कर रहे थे, उस पुराने वर्जन में कुछ बग्स थे, उसको फिक्स किया, फिर उसके बाद में नया वर्जन आया, तो जो बग फिक्स किया तो वो ऐसा हुआ कि तुम ही चला रहे थे और तुम्हारे इसमें आ गया, अब तो चलेगा ही नहीं। अब कब चलेगा, जब वो डेवलपर सही करेगा तभी चलेगा। ऐसा होता है क्या, नहीं। तो उस केस में आपको आपके कोड को ऐसा फ्रेम करके चलना पड़ता है कि अगर इनकेस कभी कोई बग आ भी जाए तो वो हैंडल हो जाए और आपकी एप्लीकेशन क्रैश ना हो, आपका काम आगे चलते जाए, बट उसको बाद में अपन उसको हैंडल कर ले। तो आपको आपके कोड को क्या करना है, आपको आपके कोड को ऐसे लिखना है ना, जिससे अगर कोई एक्सेप्शन, कोई प्रॉब्लम रन टाइम पर अराइज होती है तो वो हैंडल हो जाए। विंडोज में का प्रॉब्लम आई थी 2-3-4 दिन के लिए अभी क्या उसका सर्वर विंडोज की कुछ फाइल रिकवरी से अपडेट किया तो उसका विंडोज करप्ट हो गया था। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। मैं ऐसा था कि तुमने अपडेट कर लिया था उसके साथ शायद हुआ था। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या, जिसमें किसी को कोई दिक्कत ले रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो अगर अपन इसके डेफिनेशन की बात करें तो अपन क्या बोलेंगे, एक्सेप्शंस या एक्सेप्शन आर दी रन टाइम एनोमलीज, या आप ऐसा बोल सकते हो अनएक्सपेक्टेड, है ना।
अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है ना, विच मे अराइज ड्यूरिंग द execution of program and the mechanism of handling such type of exceptions are known as, है ना, एक्सेप्शंस आर रन टाइम एनोमलीज। एक्सेप्शंस क्या होती है आपकी, रन टाइम एनोमलीज होती है, बोले तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है विच में अराइज, है ना, जो कि क्या होती है, अराइज होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। एंड द मैकेनिज्म ऑफ हैंडलिंग सच टाइप ऑफ एक्सेप्शंस आर नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म, है ना, इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। तो समझ में आया? अगर किसी ने आपसे पूछा कि एक्सेप्शंस क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, तो एक्सेप्शंस आर द रन टाइम एनोमलीज। रन टाइम एनोमलीज मतलब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, है ना, विच में अराइज, जो कि अराइज होगी, कब अराइज होगी, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। एंड द मैकेनिज्म ऑफ हैंडलिंग सच टाइप ऑफ एक्सेप्शन, और जो मैकेनिज्म होगा, है ना, जो कि हैंडल करेगा सच टाइप ऑफ एक्सेप्शंस को, उसको अपन बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। फिर अगर अपन बात करें इसमें क्या आएगा, तो आप ऐसा बोलेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म इंक्लूड्स, है ना। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म में क्या आएगा, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा फाइंड द प्रॉब्लम, सही है, मतलब फाइंड द प्रॉब्लम, है ना, मतलब, है ना, फाइंड द प्रॉब्लम मतलब हिट द एक्सेप्शन। फिर आप क्या बोलेंगे, इन्फॉर्म दैट एरर हैज अकर्ड, मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, आप बोलेंगे यहाँ पे थ्रो द एक्सेप्शन। फिर आप क्या बोलेंगे, ठीक है ना, इन्फॉर्म दैट एरर हैज अकर्ड, ठीक है, कि आपकी एरर अकर्ड हुई है, ठीक है। फिर अब इसके अलावा क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, हैंडल नहीं, हैंडल नहीं, अपन क्या बोलेंगे, फाइंड द प्रॉब्लम, इन्फॉर्म दैट एरर हैज अकर्ड, है ना। फिर आप यहाँ पे क्या बोलोगे, रिसीव द एरर इंफॉर्मेशन, मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, कैच द एक्सेप्शन, ठीक है। और फाइनली आप क्या बोलेंगे, हैंडल, है ना, हैंडल द एरर, बोले तो टेक, या आप ऐसा बोलो टेक करेक्टिव, ठीक है। आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास में फाइंड द प्रॉब्लम, बोले तो हिट द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को आप हिट करेंगे। इन्फॉर्म दैट एरर इज अकर्ड, मतलब आप क्या करेंगे यहाँ पर, एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। रिसीव द एरर इन्फॉर्मेशन, मतलब कैच करेंगे आप आपके एक्सेप्शन को। टेक करेक्टिव मेजर्स, है ना, बोले तो हैंडल द एक्सेप्शन। क्लियर है? ये क्या है आपके यहाँ पर, एक्सेप्शन हैंडलिंग के मैकेनिज्म। इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो, कीवर्ड्स यूज्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो कौन कौन से कीवर्ड्स यूज में आते हैं, तो एक आता है यहाँ पर ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोस और फाइनली, ठीक है। वैसे फाइनली होता क्या है यहाँ पर, ये ब्लॉक, है ना, ये थ्रोस क्या है यहाँ पर, कीवर्ड, ये थ्रो भी क्या है यहाँ पर, कीवर्ड, है ना, कैच क्या है आपका, ब्लॉक, और ये ट्राई भी क्या है आपका, ब्लॉक। तो यहाँ पर ट्राई, कैच और फाइनली ये ब्लॉक है। थ्रोज आपके कीवर्ड है, और जनरली बोलने में ये आता है कीवर्ड यूज इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसके अंडर में ये पांचों को क्या करते हैं अपन, कैटेगराइज करते हैं। क्लियर क्या यहाँ तक, यहाँ तक सभी को समझ में आया, ठीक है।
तो ये आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन देके रखा हुआ है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक आप ऐसा बोल सकते हो कि अब ट्राई कैच को इनको यूज़ कैसे करेंगे, थ्रोज का डिफरेंस क्या है, फाइनली और फाइनलाइज में क्या डिफरेंस है ना, एक्सेप्शन के टाइप्स क्या होते हैं, है ना, चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करना है। एक्सेप्शन के अंदर क्लास क्या होती है, सब क्लासेस क्या होती है ना, तो इन सारी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। तो वो फिर अपन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में।